वेलकम बॅक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चॅनल। एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे। दोस्तों, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर विषय हिंदी के फिर से सर्वश्रेष्ठ और इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, हर अध्याय से यहाँ पर प्रश्न लिया गया है। दोस्तों, हर टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी प्रश्न पत्रिका आती है, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो दोस्तों, चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो, बिल्कुल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट सर्वश्रेष्ठ प्रश्न का सिलेक्शन यहां से किया गया है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 और सीटेट सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है कि अज्ञेय कौन से वाद के कवि है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। यहां पर आपसे पूछा गया है कि अज्ञेय कौन से वाद के कवि है। तो देखिए, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं। और जहां तक अज्ञेय की बात होती है दोस्तों, तो इनको प्रगतिवाद का जनक माना जाता है। बात को आप याद रखेंगे। मतलब जो पहला विकल्प आपका यहां पर दिया गया है, जो ऑप्शन 1 यहां पर दिया गया है दोस्तों, वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा, क्योंकि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है। दोस्तों, ये भी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अज्ञेय को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी जो है परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। सर, कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। यहां पर आपको बताना है कि प्रेमचंद का जो अपूर्ण उपन्यास है वो कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, गोदान, निर्मला, कायाकल्प और मंगलसूत्र, ये सभी उपन्यास प्रेमचंद के हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के वजह से जो उपन्यास अधूरा रह गया था दोस्तों, उसको हम मंगलसूत्र कहते हैं। मतलब आपका जो विकल्प बी यहां पर रहेगा राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका बिल्कुल सटीक विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। प्रश्न नंबर 3। चलिए, तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है। देखिए, एक मुहावरा दिया गया है दोस्तों, लश्कर में ऊंट बदनाम, इस प्रकार से एक मुहावरा दिया गया है और आपको पूछा गया है दोस्तों कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए दोस्तों, और बिल्कुल सीधी और सिंपल सी बात है कि जहां पर दोष किसी का पर नाम किसी और का आता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों कि लश्कर में ऊंट बदनाम। मतलब आपका जो विकल्प डी यहां पर रहेगा सर, ऑप्शन डी जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, और मैं आपको बता रहा हूं इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो अवसर के अनुसार बदल जाता है दोस्तों, उसको अवसरवादी कहते हैं। मतलब आपका जो विकल्प डी रहेगा सर, ऑप्शन जो डी रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका यहां पर क्या है, सही विकल्प होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 5। पांचवा जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। यहां पर आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा विरुद्धार्थी शब्द जो है वो ठीक से नहीं लिखा गया है, या ठीक नहीं है, या फिर गलत है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए। तो देखिए, ध्वस्त, निर्माण, ओके, सही है। यहां पर बात करेंगे आप उग्र, सौम्य, बिल्कुल सही है। और यहां पर होता है दोस्तों कनिष्ठ और ज्येष्ठ, ये तो सभी को पता है। तो तीनों विलोम शब्द जो है वो सही ढंग से यहां पर बनाए गए हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, पौराणिक और प्राचीन दोनों ही जो है दोस्तों समानार्थी शब्द हो जाते हैं। मतलब आपका
जो विकल्प एक रहेगा वो यहाँ पर क्या है दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन एक आपका यहाँ पर क्या है बिल्कुल राइट विकल्प होगा, क्योंकि पौराणिक प्राचीन यह जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये दोनों शब्द विलोम न होकर लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं या समान अर्थी शब्द होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6। सर प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है कि कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं होता। नाग मतलब सांप। अब देखिए दोस्तों कौन सा पर्याय नाग का पर्यायवाची नहीं होता, तो देखिए नाग को हम सांप कहते हैं, डसने वाला सांप, तो इसको हम सर्प कहते हैं, इसको हम अहि कहते हैं, इसको हम विषधर कहते हैं। ओके, इस प्रकार जो है ये इसके समानार्थी शब्द हो जाते हैं, पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न को हर बार आपने ध्यान से पढ़ लेना है कि सर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, लास्ट में नहीं है बताया गया है, तो तुरुंग जो है दोस्तों इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तुरुंग का अर्थ होता है घोड़ा, मतलब आपका विकल्प जो डी है दोस्तों वो अलग पर्याय यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 7। चलिए 7वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन हमको करना है। दो शब्द हमको यहाँ पर यह शब्द युग्म दिया गया है कि करण और कर्ण का अर्थ क्या होता है। 4 विकल्प आपके सामने है, 4 अलग अलग विकल्प आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं दोस्तों। तो देखिए करण का अर्थ होता है साधन, क्योंकि हम बात करते हैं दोस्तों करण कारक की, तो साधन उसका अर्थ होता है, मतलब पहला जो है आपका साधन, और कर्ण का अर्थ होता है दोस्तों कान, मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन जो एक है दोस्तों वो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या है सही विकल्प माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है कि माँ शब्द का तत्सम शब्द क्या है। अब देखिए माँ शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों, मतलब संस्कृत का शब्द कौन सा है। विकल्प आपके सामने है, माता होता है, मातृका होता है, मातृ होता है, या फिर अम्मा होता है। इस प्रकार आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा वाद विवाद हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आंसर की में अगर आप बात करेंगे मातृ की तो सही और परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर माता को भी जो है दोस्तों तत्सम शब्द बताया जाता है। तो मैं कहूँगा आपको कि अगर आप पहला विकल्प लेते हैं, अगर आप तीसरा विकल्प लेते हैं दोस्तों, तो दोनों ही विकल्प यहाँ पर क्या है सही माने जाएंगे। मतलब आपका परफेक्ट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि मातृमूल संस्कृत तत्सम शब्द है, जिससे हिंदी का मां तद्भव शब्द बना है। ओके, माता यह भी संस्कृत का शब्द है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से माँ का सटीक तत्सम मातृ माना जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा विवाद इस प्रश्न में रहा है। आप विकल्प 1 और सी दोनों यहाँ पर क्या है सही मान लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। 9वां जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब देखिए संस्कृत के बाद यहाँ पर तद्भव शब्द को लेकर प्रश्न पूछा गया है, मतलब तत्सम के बाद तद्भव को लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर धरती आपका तद्भव शब्द है, यहाँ पर नेवला आपका तद्भव शब्द है, और नाच भी आपका दोस्तों तद्भव शब्द है। लेकिन दीपावली यहाँ पर तत्सम शब्द है दोस्तों, इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है दिवाली। दीपावली नहीं होता है दोस्तों, दिवाली होता है। तो आपका जो विकल्प बी है, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों। 10वां जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए दोस्तों तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, इस प्रकार एक पंक्ति दी गई है दोस्तों, और इसमें तो वर्ण की पुनरुक्ति होती है। और हमने आपको बताया कि मराठी असो किंवा हिंदी असो ज्यावेळी एका वर्णाची पुनरुक्ती होते त्यावेळी अनुप्रास अलंकार होतो। म्हणजे ऑप्शन जे एक असेल, पर्याय जे एक दिलेला आहे आपलं योग्य उत्तर राहणार आहे। ऑप्शन जे एक असेल मित्रांनो आपला बरोबर उत्तर असणार आहे। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है दोस्तों आपको तमाम वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ सीटेट सितंबर 2026 और टीएटी जून 2026 टोटली वीडियो आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। सभी लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11।
11वां प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सर दोहा जो होता है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है। मतलब आपका विकल्प जो बी है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही आंसर होगा, क्योंकि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे दोस्तों कुंडलिया की, तो विषम मात्रिक छंद है, दोहा प्लस रोला से बनता है। और रोला की बात अगर आप करेंगे दोस्तों, सममात्रिक छंद है, 24 मात्राएं होती है। और चौपाई की बात करेंगे, ये भी एक सममात्रिक छंद है जिसमें 16 मात्राएं होती है। इस प्रकार से पूरा स्पष्टीकरण यहाँ पर क्या है दोस्तों आपको दिया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलोक दी मेरे, सदगुरु कृपा करी अपनाए। इस प्रकार से काव्य पंक्ति दी गई है दोस्तों, और प्रश्न पूछा गया है या सूचना दी गई है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए यहाँ पर भगवान की भक्ति की जा रही है, और जहाँ पर भगवान की भक्ति की जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, फिर भक्ति रस होता है। मतलब आपका विकल्प सी यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही रहेगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट विकल्प होगा, क्योंकि स्पष्टीकरण साफ तौर पर बता रहा है कि इन पंक्तियों में मीराबाई भगवान राम के प्रति अपने गहरे प्रेम, समर्पण और श्रद्धा को व्यक्त कर रही है। जहां ईश्वर के प्रति अनुराग और पूज्यता का भाव होता है वहां भक्ति रस होता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से सर्वश्रेष्ठ 30 प्रश्न आज के इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी भाषा को लेकर देख रहे हैं। तो देखिए यह चिन्ह कौन सा है, मतलब विराम चिन्ह दिया गया है। अब देखिए यह विराम चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह है तो बिल्कुल योजक चिन्ह नहीं होगा, विवरण चिन्ह है, कोष्टक है तो कोष्टक भी नहीं है दोस्तों, और निर्देशक चिन्ह है तो निर्देशक चिन्ह भी नहीं है। ये क्या होगा दोस्तों, विवरण चिन्ह होगा। स्पष्टीकरण देने के लिए इस प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल हम करते हैं। देखेंगे देखिए यह विवरण चिन्ह है, जब किसी के कथन को विस्तृत रूप से व्यक्त करना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रकार से चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, सर 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया कि रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। देखिए वाक्य दिया गया है कि लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। इस प्रकार से एक वाक्य दिया गया है और आपसे वाक्य का भेद पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो देखिए दोस्तों लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, तो पहले पर दूसरा आश्रित है, और जहां पर पहले पर दूसरा आश्रित होता है दोस्तों, डिपेंड होता है, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। मतलब आपका विकल्प सी यहाँ पर क्या है, सही रहेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही विकल्प होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य, इस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य लोग तभी गिरते हैं और एक आश्रित उपवाक्य है जब असावधान होते हैं। मतलब आपका विकल्प सी जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि पुस्तक पढ़ी जाती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न हम ले रहे हैं और हर टॉपिक से क्वेश्चन है दोस्तों। आप ऑब्जर्वेशन करते रहिए कि हर टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, इसलिए कहा है कि हमने सर्वश्रेष्ठ हिंदी के ये 30 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों, और बिल्कुल पेपर यहीं से आएगा। देखिए कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा वाच्य है। तो देखिए कर्तुवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या क्रियावाच्य है। तो सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पर कर्मवाच्य है। मतलब आपका विकल्प जो भी रहेगा, ऑप्शन जो भी रहेगा दोस्तों, वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य इस वाक्य में क्रिया पढ़ी जाती है का सीधा संबंध वाक्य के कर्म मतलब पुस्तक से है। यहाँ क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदला है। पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग है, तो आपका कर्मवाच्य जो है दोस्तों बिल्कुल राइट विकल्प होगा। एक वाक्य में अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। अपदान कारक क्या होता है, कहीं से निकलने का भाव जब व्यक्त होता है दोस्तों, तो उसको हम अपदान कारक कहते हैं। तो देखिए शिकारी ने तीर से बाघ मारा, करण कारक है। हमने कहा कि साधन की जहां पर बात होती है तो ये तो जवाब नहीं होगा। हाथी के द्वारा पेड़ ढाया गया, ये भी करण कारक का वाक्य है दोस्तों। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, ये भी करण कारक का वाक्य है दोस्तों। लेकिन लड़का बाजार से लौटा, तो यहां पर आपको अपदान कारक देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लड़का कहां से लौट रहा है, तो बाजार से लौट रहा है। तो मतलब आपका विकल्प जो डी है, ऑप्शन जो डी है दोस्तों, वो बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। लड़का बाजार से लौटा इस वाक्य में अपदान कारक है। यहां बाजार से शब्द लड़के के बाजार से अलग होने, दूर जाने का भाव प्रकट कर रहा है। व्याकरण के नियम के अनुसार जहां किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का बोध हो, वहां पर आपका अपदान कारक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है।
विकल्प आपके सामने है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है कि एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए, हस्ताक्षर सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, दर्शन सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, और प्राण भी जो है दोस्तों हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। लेकिन भीड़ जो है, ये शब्द जो है दोस्तों एक वचन में प्रयुक्त होता है। मतलब आपका विकल्प जो डी है, ऑप्शन जो डी है, वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही आंसर रहने वाला है। क्योंकि भीड़ यह एक समूहवाचक संज्ञा है जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है, जैसे वहां बहुत भीड़ थी। ओके, हस्ताक्षर, दर्शन और प्राण, ये सभी शब्द हिंदी व्याकरण में सदैव बहुवचन, नित्य बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है कि इनमें लिंग की समानता के अनुसार गलत जोड़ा कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सरकार, अदालत स्त्रीलिंग है, पीठ, हार स्त्रीलिंग है, संयम, सफर पुल्लिंग है। ओके, और यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, सोना चांदी, यहाँ पर ये जोड़ा है गलत है। यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो रहा है। हम आपको स्पष्टीकरण बताएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि सोना चांदी गलत जोड़ा है, यह जोड़ा गलत है क्योंकि सोना पुल्लिंग शब्द है, जैसे सोना महंगा है, और चांदी स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे चांदी चमकती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। एक वाक्य दिया गया है कि गाय घास चरकर चली गई। अब देखिए दोस्तों, गाय घास चरकर चली गई मतलब क्रिया पूरी हो चुकी है, क्रिया पूरी हो चुकी है और भूतकाल में हो चुकी है। मतलब आपका विकल्प जो सी है, ऑप्शन जो सी है दोस्तों, वो बिल्कुल यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। ऑप्शन सी आपका यहां पर क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। सिंपल सी बात है, चीज़ों को जहां पर नापा तोला जाता है वहां पर हम कहते हैं दोस्तों कि परिणामवाचक विशेषण होगा। तो आपका विकल्प जो सी है अत्यंत यहां पर क्या है दोस्तों, राइट विकल्प होगा। ऑप्शन जो सी दिया गया है दोस्तों, आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न संच होने वाले हैं दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए स्पेशल हिंदी विषय के अपडेट क्वेश्चन सेट है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर 1 के लिए हमने 10 प्रश्न पत्रिका बनाई है विथ आंसर की, पेपर 2 के लिए हमने 10 प्रश्न पत्रिका बनाए हैं विथ आंसर की, और प्राइस सिर्फ 199 रुपये रखा है दोस्तों। अगर आप इसको कर कर परीक्षा में जाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% बेनिफिट आपको परीक्षा में इसका मिलने वाला है दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में आपको जैसे के वैसे देखने के लिए मिलेंगे। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर कर आप ये PDF क्वेश्चन सेट सिर्फ हिंदी विषय के लिए परचेस कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जिस सॉरी एक मिनट, जिस प्रकार से हमने ये प्रश्न पत्रिकाएं बनाई है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि इसको सॉल्व करने के बाद पेपर देकर देखेंगे दोस्तों। तो जिस प्रकार से हमारा पिछले 2-3 साल से रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, वो बरकरार रहेगा। और अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे दोस्तों। बिल्कुल जिस तरीके से आपका हिंदी का सेक्शन होता है TAT की परीक्षा में, उसी प्रकार से ये प्रश्न पत्रिका बनाई गई है दोस्तों। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे एक हाई कीजिए, आपको स्कैनर दिया जाएगा। 199 आपको पेड करना है दोनों के लिए, और आपको तुरंत ये प्रश्न संच दिए जाएंगे दोस्तों। और अगर आपका पेपर 1 है तो सिर्फ 100 रुपये, पेपर 2 है तो सिर्फ 100 रुपये आपको पेड करना है। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जल्दी से कॉन्टैक्ट कर इसको परचेस कर लेंगे। और इसको पढ़ने के बाद ही कम से कम परीक्षा देना है दोस्तों। बेनिफिट और नतीजा आपको मिलेगा। 100 रुपए में कहीं नतीजा नहीं मिलता है दोस्तों, लेकिन हम आपको 100 रुपए में पास करवा के देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21वां प्रश्न है कि किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2 कर्म कहां नजर आ रहे हैं, 2 कर्म कहां नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, मतलब आपका विकल्प जो 1 है यहां पर वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो 1 है दोस्तों, आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। 22वां प्रश्न है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष क्या है, विशेष्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कठोर, अशोक, हृदय और मोम, इस प्रकार 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। और हृदय हमारा यहां पर क्या है दोस्तों, विशेष्य रहेगा। इसका रीजन क्या है हम आपको यहां पर जो है दोस्तों बताएंगे। कि आप देख सकते हैं कि
जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इस वाक्य में हृदय की विशेषता बताई जा रही है, वह कठोरता और मोम जैसा पिघल गया। चलिए प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें सर्वनाम शब्द कौन सा है। अब देखिए 4 विकल्प आपको दिए गए, उन्होंने, राम का, परीक्षा या फिर बड़ा। आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो देखिए उन्होंने, ये क्या होगा दोस्तों, आपका सर्वनाम शब्द होगा। मतलब आपका विकल्प जो एक है, ऑप्शन जो एक दिया गया है, बिल्कुल राइट विकल्प होगा। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो देखिए वर्ग समूहवाचक संज्ञा है, सेना समूहवाचक संज्ञा है, सभा समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन झरना जो है दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है। मतलब आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। विकल्प 3 आपका यहाँ पर क्या है, सही विकल्प होगा। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई कौन सी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लघुत्तम लिखित इकाई कौन सी है पूछा गया है, मतलब जिसको आप लिख सकते हैं, और सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो देखिए ध्वनि तो इसके अंतर्गत आती ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर शब्द, वर्ण और पद 3 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। वर्ण जो होता है वो भाषा की लिखित लघुत्तम सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, सही होगा, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम लिखित इकाई होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके, पद क्या होता है। देखिए पद क्या होता है दोस्तों, जब कोई शब्द वाक्य में व्याकरण के नियम के अनुसार प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट विकल्प होगा। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। महाटेट जून 2026 और सीटेट सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लेक्चर जो है बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। इससे फास्ट और इससे ज़्यादा स्पीड आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि समय का यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है। इस वजह से हम जो है सुपर फास्ट तरीके से अपने हर वीडियो में क्वेश्चन आंसर करते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तत् प्लस हित, मतलब आपका विकल्प जो सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है दोस्तों वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा, क्योंकि तद्धित का सही संधि विच्छेद तत् प्लस हित यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि के नियमानुसार यदि त द के आगे ह आता है तो का दो और हो का धो हो जाता है, जैसे तत् प्लस धित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है कि खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, खुश के आगे अगर आप ना लगाएंगे तो नाखुश हो जाएगा। मतलब आपका विकल्प जो सी है वो सही होगा। बाकी के अगर आप लगा के देखते दोस्तों तो शब्द नहीं बनेगा, मतलब शब्द बैठता ही नहीं है। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा वो राइट विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया कि औपचारिक शब्दों में प्रत्यय कौन सा है। अब देखिए दोस्तों औपचारिक शब्दों में प्रत्यय कौन सा है। 2 ई यहाँ पर आपको बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर छोटी ई का प्रयोग हुआ है। तो आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प आपका हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। अब देखिए दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, आजन्म, अव्ययभाव समास हो गया, ठीक है। ओके, अष्टधाई मतलब संख्या की द्विगु समास हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर शीतोष्ण, शीत मतलब ठंडा और उष्ण यानी गर्म, तो ये हमारा द्वंद्व समास हो गया। लेकिन आशातीत में जो है दोस्तों तत्पुरुष समास है। मतलब विकल्प जो बी है आपका वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। इसका स्पष्टीकरण, संपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है कि आशातीत इसका समास विग्रह आशा से अतीत ऐसा होता है। इसमें कारक चिन्ह का लोप होने के कारण यह अपदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आजन्म का अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो आजन्म इसका विग्रह जन्म भर या जन्म से लेकर होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग अव्यय होने के कारण यह अव्ययभाव समास है। उसके बाद शीतोष्ण, इसका विग्रह शीत या उष्ण, ठंडा या गर्म होता है। दोनों पद प्रदान होने के कारण यह द्वंद्व समास है। और लास्ट में देखेंगे आप अष्टधाई, इसका विग्रह 8 अध्यायों का समूह होता है। पहला पद संख्यावाचक होने के कारण यह द्विगु समास, विशेष संदर्भ में यह पनिनी के ग्रंथ के लिए बहुव्रीहि समास में भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30वां जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब देखिए दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है। तो देखिए पूर्णिमा,
यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ऑप्शन जो 3 दिया गया है, विकल्प जो 3 दिया गया है दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार जो है आज के इस वीडियो में हमने फिर से कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखे दोस्तों। आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए अपडेट क्वेश्चन सेट है दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमने अलग अलग प्रश्न पत्रिका यहाँ पर बनाई है, क्योंकि परीक्षा की जो डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों उसमें फर्क आता है, उसको ध्यान में रखकर हमने ये क्वेश्चन पेपर बनाया दोस्तों। पेपर 1 के लिए आपको हिंदी, मराठी, बाल मानसशास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित विषय के प्रश्न संच यहाँ पर 499 रुपये में मिल जाएंगे दोस्तों, विथ आंसर की। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना कर लेने के बाद कम से कम आपका पेपर तो दोस्तों निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। उसके बाद पेपर 2 की बात अगर आप करते हैं, हिंदी, मराठी, बाल मानसशास्त्र और समाजशास्त्र 399 रुपये में पेपर 2 के लिए आपको क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे दोस्तों। सभी सब्जेक्ट के आपको 10-10 क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे, पेपर 1 के अलग, पेपर 2 के अलग, विथ आंसर की। और अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों क्वेश्चन सेट चाहिए दोस्तों, तो 699 रुपये में आपको कॉम्बो पैक दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना कर लेने के बाद डेफिनेटली 100% आपको परीक्षा में इसका बेनिफिट मिलेगा और आप इसको पढ़कर परीक्षा पास भी हो सकते हैं आराम से। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे दोस्तों। क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में दम है। अगर आप क्वेश्चन सेट देखेंगे दोस्तों तो हर क्वेश्चन में आपको दम नजर आएगा, मतलब क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन सेट हमने यहां पर क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में ऐड किए हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आपको क्या है इसको परचेस कर लेना है दोस्तों। सिंपली व्हाट्सअप पे हाई कीजिए, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद जस्ट स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको तुरंत हमारे जो क्वेश्चन सेट है दोस्तों वो भेज दिए जाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।